वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो सब लोग कैसे हो? सब लोग बढ़िया हो ना? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में मैंने जो चैप्टर नंबर 2 है वो पूरा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की मैंने 20 क्लास लिए। 20 क्लास का मतलब ये होता है कि मैंने हर एक टॉपिक को आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। यदि आप चैप्टर 2 के किसी भी वीडियोज को देखोगे तो आपको आराम से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे हमने हर एक तंत्र के बारे में पढ़ा था, कौन सा तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, ओके, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया कैसे होती है। तो हर एक पार्ट को मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया। ठीक है, तो आपको उसको पढ़ने में मजा आएगा आराम से, और आराम से बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आनुवांशिकी होता क्या है। तो आनुवांशिकी पढ़ने से पहले हम सबसे पहले आनुवांशिक लक्षण पढ़ेंगे, उसके बाद हम आनुवांशिकता पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे आनुवांशिकी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 3 है आनुवांशिकी। चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है आनुवांशिकी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, तो आपको आज मजा आने वाला है, मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं आपको। तो आनुवांशिकी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग को आना चाहिए कि आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। लक्षण, ओके, तो मैंने आपको बताया था ऐसे लक्षण जो सजीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, यानी कि गमन करते हैं। तो इन सभी लक्षणों को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो ये लक्षण होते कैसे? तो लक्षण होते हैं, तो हर एक लक्षण को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि मानव शरीर में हर एक लक्षण के लिए कोई ना कोई जीन जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है? जीन। तो जीन होता है, युग्मक होता है। कौन? युग्मक। ठीक है, तो हर एक लक्षण के लिए एक जीन जिम्मेदार होता है। यानी कि हमारा शरीर का रंग जैसा है, जैसे हम एक लक्षण लेते हैं रंग कि अपना बॉडी का कलर कैसा है। यदि किसी की बॉडी का कलर एकदम बिल्कुल व्हाइट है, यानी कि वो गोरा है, उसका रंग गोरा है, तो उसका रंग गोरे होने का भी एक लक्षण है, तो उसके लिए भी एक विशेष जीन जिम्मेदार होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में एक लक्षण के लिए एक जीन जिम्मेदार होता है, और यह जीन होता है जीन नाम का। इस जीन नाम का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, सर्वप्रथम प्रयोग, वो एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम है जॉनसन। ठीक है, तो इस जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। तो आनुवांशिक लक्षण आपने बता दिए हैं। तो ये लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, वो आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। और इनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है, यानी कि हेरेडिटी कहलाता है। तो दूसरी बात हम देखते हैं कि आनुवांशिकता, आनुवांशिकता, इसको इंग्लिश में हेरेडिटी कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि आनुवांशिक लक्षणों का, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन, यानी कि आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी गमन होता है, वही क्या कहलाता है? ये आनुवांशिकता कहलाता है, यानी कि हेरेडिटी कहलाता है। और इसी हेरेडिटी का दूसरा नाम है, इसको हम लिख सकते हैं वंशांगति। ठीक है, इसको हम वंशांगति भी लिख सकते हैं। तो हमने आनुवांशिक लक्षण पढ़ लिए। तो आनुवांशिक लक्षण ही होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, और आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवांशिकता कहलाता है। तो अब नंबर आता है कि आनुवांशिकी क्या है? आनुवंशिकी क्या है, यानी कि जेनेटिक्स क्या है। ठीक है, तो सजीवों में, किन में हम बात किसी कर रहे हैं? सजीवों की बात कर रहे हैं। तो सजीवों में लैंगिक जनन के दौरान,
लैंगिक जनन के दौरान आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को जाना और इससे होने वाले जो प्रभाव होते हैं एवं इनसे उत्पन्न विभिन्नताएं, यानी कि लक्षण जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे तो वो किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे, तो वो होती है उनसे उत्पन्न विभिन्नताओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, आनुवांशिकी, यानी कि जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, तो आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स है, यह विज्ञान की वह शाखा है। अच्छा, मैंने यहां पे नहीं लिखा, यहां पे लिख लीजिए कि विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की यह वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जो सजीवों में लैंगिक जनन के दौरान आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करवाती है, आनुवांशिकी। ठीक है, तो ये क्या हुई, विज्ञान की एक शाखा होती है, यानी कि आनुवांशिकी को हम इंग्लिश में शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं स्टडी ऑफ हेरिडिटी, यानी आनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि आनुवांशिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, यानी कि तो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम है बेटसन। तो बेटसन ने सन 1905 में आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। और मैंने आपको यहां पर नहीं बताया कि आनुवांशिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी, तो हेरिडिटी शब्द का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था, तो एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था स्पेंसर। तो स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने सन 1863 में आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये हो गई आनुवांशिकी। आनुवांशिकी क्या होता है मैंने आपको बता दिया, जेनेटिक्स क्या होता है, आनुवांशिक लक्षण कौन से होते हैं और आनुवांशिकता क्या होता है और इनका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि जो आनुवांशिकी यानी कि हमारे शरीर में लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं। तो कैसे जाते हैं, लैंगिक जनन के दौरान, लैंगिक जनन के दौरान मैंने क्या बताया था कि हर एक लक्षण, हर एक कैरेक्टर को कौन रिप्रेजेंट करता है, हर एक लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है जीन। कौन जिम्मेदार होता है, जीन। और जीन सर्वप्रथम नाम किसने दिया था, मैंने बताया था जीन सर्वप्रथम नाम दिया था जॉनसन के द्वारा। तो इन जीन का क्या होता है, विनिमय होता है, जीन विनिमय। तो इन जीन विनिमय के द्वारा ही हमारे शरीर में यानी कि जब नई संतति का निर्माण होता है उस संतति में क्या दिखाई देती है, विभिन्नताएं दिखाई देती हैं, विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो संतति में आई इन्हीं विभिन्नताओं को जानने के लिए ये किस प्रकार से आती हैं, एक वैज्ञानिक होते जिनका नाम था मेंडल। क्या नाम था, मेंडल। तो मेंडल ने कुछ प्रयोग किए थे, इसी के साथ साथ उन्होंने आनुवांशिकता के नियमों का भी प्रतिपादन किया। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं मेंडल, उनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। तो उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने क्या क्या किया था और उन्होंने कौन कौन से नियम दिए थे, उनको हम आगे पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेंडलवाद। मेंडलवाद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंडलिज्म। ये मेंडलवाद क्या है, तो जो वैज्ञानिक हुए थे मेंडल, मेंडल ने आनुवांशिकी के ऊपर जो नियम बनाए थे, जिन नियमों का प्रतिपादन किया था, नियम प्रतिपादित किए एवं इनके अनुसार जो अपने विचार प्रकट किए थे, जो अपने विचार प्रकट किए या निष्कर्ष निकाले, उन्हें ही मेंडलवाद कहा जाता है, उन्हें ही
मेंडलवाद कहा जाता है। समझ में आ गया कि मेंडलवाद है क्या? मेंडल ने जो आनुवांशिकी के जो नियम प्रतिपादित किए थे एवं उसने इन नियमों के आधार पर जो अपने विचार प्रकट किए थे, तो उनको क्या कहा जाता है? मेंडलवाद कहा जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं मेंडल के बारे में। तो उनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम था? ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको हम शॉर्ट में किस नाम से जानते हैं? मेंडल के नाम से जानते हैं। इनका जो जीवन काल है 1822 से 1884 ईस्वी। ओके, तो जो मेंडल का सबसे पहले देखते हैं कि मेंडल का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म, तो मेंडल का जो जन्म हुआ था, मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया देश के हेंजनडॉर्फ प्रांत में, इनके गांव का नाम था सिलिसियन गांव में हुआ था। इसके बाद में इन्होंने क्या किया? इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को। बाद में इन्होंने जब ये बड़े हो गए, वयस्क हो गए, तो सन 1842 में, कब? सन 1842 में इन्होंने दर्शन शास्त्र की डिग्री ली थी। दर्शन शास्त्र, इसको कहा जाता है फिलोसॉफी। ठीक है, क्या कहा जाता है? फिलॉसफी। तो इन्होंने सन 1842 में दर्शन शास्त्र की क्या ली थी? डिग्री प्राप्त की थी। और अगले ही साल यानी कि सन 1843 में ये बुर्न शहर के एक चर्च में, कौन सा शहर? ऑस्ट्रिया का एक शहर है बुर्न शहर के एक चर्च में, शहर के एक चर्च में कौन बन गए? पादरी बन गए। ये पादरी बन गए। इसके बाद इन्होंने इसी चर्च के उद्यान मटर पर संकरण के प्रयोग किए। कितने वर्ष किए थे इन्होंने? 7 वर्ष तक किए थे। 7 वर्ष तक, यानी कि 1856 से 1863 ईस्वी तक इन्होंने इस चर्च के, जो बुर्न शहर का जो चर्च था जिसमें पादरी नियुक्त किए गए थे, इस चर्च के एक उद्यान में इन्होंने मटर पर संकरण के 7 वर्ष तक लगातार प्रयोग किए थे, 1856 से 1863 के बीच में। और यहाँ पर उद्यान मटर क्या है? उद्यान मटर पर प्रयोग किए गए थे। तो इस उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ लिया जाता है, वैज्ञानिक नाम। तो आपको याद रखना है, उद्यान मटर का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पाइसम सैटाइवम। उद्यान मटर को हम पाइसम सैटाइवम कहते हैं। ओके, तो उन्होंने चर्च में, उद्यान में मटर पर प्रयोग किए थे। और इसके बाद 1865 में इन्होंने इस सोसाइटी के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि उन्होंने कौन कौन से प्रयोग किए थे। उनके निष्कर्षों की एक रिपोर्ट दी थी 1865 में। बुर्न सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष अपनी शोध पत्र के रूप में, क्योंकि उन्होंने शोध किया था, उन्होंने क्या है? रिसर्च की थी, रिपोर्ट दी। यानी कि सन 1865 में मेंडल ने बुर्न सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत किया था। इसके बाद सन 1866 में इन प्रयोगों को, जो उन्होंने शोध पत्र को इस बुर्न सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को सौंपा था, इन प्रयोगों को
इस ब्रुन सोसाइटी की वार्षिक पत्रिका में, जो एनुअली जो मैगजीन आती थी, वार्षिक पत्रिका में प्रकाशित किया। और जब पत्रिका में प्रकाशित किया था तो शीर्षक क्या रखा था, किस नाम से, किस शीर्षक से प्रकाशित किया था? शीर्षक था पादप संस्करण पर प्रयोग। पादप संस्करण पर प्रयोग, इसको कहा जाता है इंग्लिश में एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो पादप संस्करण पर प्रयोग के नाम से इन्होंने टाइटल रखा था और इसको उन्होंने ब्रुन सोसाइटी की जो वार्षिक पत्रिका थी उसमें सन 1866 में प्रकाशित करवाया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो मेंडल ने जो प्रयोग किए थे, मेंडल ने जो उद्यान मटर पर जो प्रयोग किए थे, इन प्रयोगों के आधार पर, इनके निष्कर्षों के आधार पर आनुवांशिकी के नियमों का प्रतिपादन किया गया। और इन्हीं नियमों को क्या कहा जाता है? मेंडलवाद कहा जाता है। यानी कि मेंडलवाद में आनुवांशिकी के जो नियम आते हैं एवं उन नियमों के जो प्रभाव दिखाई देते हैं, जो लक्षण दिखाई देते हैं, उनको मिलाकर क्या कहा गया? इनको मेंडलवाद कहा गया। ठीक है, इसके बाद होती है कि सन 1884 ईस्वी में मेंडल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इन्हीं कारण से, इसी मेंडलवाद की वजह से, जिन्होंने आनुवांशिकी नियमों का प्रतिपादन किया, तो इसी कारण मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर लीजिए, मेंडलवाद क्या होता है? मेंडल ने जो आनुवांशिकी के ऊपर जो प्रयोग किए थे, उससे उत्पन्न जितनी भी विभिन्नताएं थी, उन सभी को मिलाकर क्या कहा जाता है? मेंडलवाद कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी कि मेंडल का जो पूरा नाम था वो था ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जीवन का सन 1822 से 1884 के बीच रहा था। तो मेंडल का जो जन्म हुआ था, उनका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया देश के एक प्रांत था, हेंजनडार्फ प्रांत में सिलिसियन गांव में हुआ था। ठीक है, इसके बाद ये बड़े हो गए, उन्होंने डिग्री ली। सन 1842 में इन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री ली। 1843 में ये बोरुन शहर के एक चर्च में पादरी के रूप में चुने गए और यहीं पर उन्होंने 1843 में ये चुने गए थे। यहीं पर उन्होंने चर्च के उद्यान में उद्यान मटर पर प्रयोग किए थे लगातार 7 साल। यानी कि इन्होंने कब किए थे? 1856 से लेकर 1863 के बीच में 7 वर्ष तक उद्यान मटर पर प्रयोग किए थे और उनसे निष्कर्ष निकाले थे और कुछ नियमों का प्रतिपादन किया था। तो उद्यान मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो आपको याद रखना है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है पायसम सैटिवम। इसके बाद 1865 यानी कि 1863 तक इन्होंने प्रयोग किए। इसके बाद उन्होंने 1865 में ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष अपने शोध पत्रों को प्रकाशित किया था, उनके समक्ष रखा था। ठीक है, उसके बाद 1865 के बाद 1866 में इन प्रयोगों को ब्रुन सोसाइटी की जो वार्षिक पत्रिका थी उसमें छापा गया। किस नाम से छापा गया था? उसको छापा गया कि पादप संस्करण पर प्रयोग नामक शीर्षक से छापा गया था। यानी कि टाइटल था पादप संस्करण पर प्रयोग। और उसके बाद मेंडल ने उद्यान मटर पर जो प्रयोग किए थे एवं नियम प्रतिपादन किए थे और इन्हीं को क्या कहा जाता है? मेंडलवाद कहा जाता है। सन 1884 में ग्रेगर जॉन मेंडल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है और इन्हीं सभी कारणों के कारण मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे, यानी कि आनुवांशिकी के जो नियम दिए थे, कि तो वो आनुवांशिकी नियम सफल क्यों हुए? ठीक है, तो मेंडल के प्रयोगों की सफलता के कारण हम देखते हैं। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूं। तो अगला टॉपिक है कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे तो उनकी सफलता के कारण, यानी कि मेंडल की सफलता के कारण। क्योंकि मेंडल के पहले भी कई वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए थे आनुवांशिकी के ऊपर, लेकिन वो सक्सेस नहीं होते, वो सफल नहीं होते। तो इनकी सफलता के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने एक बार में एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया। लक्षण की
वंशानुगति का क्या किया था, अध्ययन किया था। ठीक है, यानी कि मेंडल ने क्या किया था, एक बार में एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया था। इसका मतलब होता है कि एक लक्षण जब दूसरी पीढ़ी में जाता है तो उससे कौन सा प्रभाव दिखाई देता है। ओके, और इसके बाद जो उसका दूसरा काम है, मेंडल ने सभी तथ्यों का जो उसने प्रयोग किए थे, सभी प्रयोगों का सावधानी पूर्वक संख्यात्मक विश्लेषण किया था। संख्यात्मक क्या किया था, विश्लेषण किया था। ठीक है, उसको अच्छे से एनालाइज किया था और पूरा डाटा तैयार किया था। इसके साथ साथ मेंडल ने पादप का जो चुनाव किया था, पादप का चुनाव वो बड़ी सावधानी से किया था, सावधानी से किया। उन्होंने जल्दीबाजी नहीं की, उन्होंने पहले रिसर्च किया कि किस पादप पर उनको प्रयोग करने चाहिए। तो किस पादप पर उन्होंने प्रयोग किए थे, उन्होंने उद्यान मटर पर प्रयोग किए थे। किस पर, उद्यान मटर पर, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है, मैंने आपको अभी बताया, पाइसम सैटाइवम। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि उद्यान मटर का जो नाम है वो क्या है, पाइसम सैटाइवम। अब हम देखते हैं कि मेंडल ने इस मटर के पौधे को ही क्यों चुना, यानी कि मेंडल ने उद्यान मटर के पौधे पर ही प्रयोग क्यों किए। मेंडल ने उद्यान मटर को ही क्यों चुना। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसके बारे में देखेंगे कि इस उद्यान मटर यानी कि पाइसम सैटाइवम में ऐसी कौन कौन सी विशेषता पाई गई थी जिसके कारण जो जॉन मेंडल थे, उन मेंडल ने इसको चुना था। ठीक है, तो इसकी कुछ विशेषताएं पाई गई थी। इसकी पहली विशेषता तो यह है कि यह जो पादप होता है यह 1 वर्षीय होता है। 1 वर्षीय यानी कि एनुअली होता है, यानी कि इसका जो जीवन काल होता है वो 1 वर्ष होता है। तो 1 वर्ष में इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन करना संभव था। 1 वर्ष में, क्योंकि इसका जब जीवन काल ही 1 वर्ष होता है तो 1 वर्ष में इसकी कई पीढ़ियों का आराम से अध्ययन किया जा सकता था। और दूसरी बात इसकी यह थी कि जो यह पादप होता है यह द्विलिंगी पादप होता है। कैसा, द्विलिंगी, यानी कि बाइसेक्सुअल होता है। इसका मतलब होता है कि इसी पादप में ही नर जनन अंग पाए जाते हैं और इसी पादप में ही मादा जनन अंग पाए जाते हैं। तो इस कारण से इस पादप में स्वपरागण की क्रिया होती है। कैसे, स्वपरागण। ठीक है, परागण की क्रिया में क्या होता है, तो परागण की क्रिया होती है वो पादपों के अंदर जो जनन की क्रिया होती है इसको परागण की क्रिया कहा जाता है। यदि कोई भी पादप खुद से ही परागण की क्रिया करता है तो वो स्वपरागण कहलाता है। एवं दूसरे किसी माध्यम से जब परागण किया जाता है वो पर परागण कहलाता है, पर परागण। ओके, तो यहां पर जो स्वपरागण से क्या मतलब हुआ कि जो यह दुलंगी होता है, जो उद्यान मटर होता है वो दुलंगी होता है और इसमें क्या स्वपरागण पाया जाता है। इसकी वजह से जो मेंडल थे उन्होंने समयुग्मजी पादपों को क्या किया था, प्राप्त किया था। समयुग्मजी का मतलब होता है कि शुद्ध लक्षण वाले पादप। और क्या विशेषताएं इस उद्यान मटर की जिसके कारण मेंडल ने इस उद्यान मटर को ही चुना था। इसकी तीसरी विशेषता है जो मटर का पौधा होता है, मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। विभिन्न विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। ये विपर्यासी लक्षण कौन से होते हैं, अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं, अलग अलग। यानी कि मटर के पौधे में भी बहुत सारे वेरिएशंस पाए जाते हैं, विभिन्न विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं, ठीक है, और उन लक्षणों में कौन सा प्रभावी लक्षण होता है और कौन सा अप्रभावी लक्षण होता है। ठीक है, अब इसको हम जानेंगे तो उसकी मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूं कि कौन सा प्रभावी लक्षण होता है, कौन सा अप्रभावी लक्षण होता है और मटर के पौधे में कितने प्रकार के विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं।
तो जो मेंडल ने जो मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे वो 7 विपर्यासी लक्षणों पर प्रयोग किए थे। 7 विपर्यासी लक्षणों पर क्या किए थे? प्रयोग किए थे। अब वो 7 विपर्यासी लक्षण कौन कौन से हैं, उनके प्रभावी और अप्रभावी रूप कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं, एक टेबल बनवा देता हूं, ठीक है ना। यहां तक आपको आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में 7 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। 7 विपर्यासी लक्षण किसमें प्रयोग किया था? पादप में। कौन सा पादप? उद्यान मटर। इसका नाम होता है पाइसम सैटाइवम, ठीक है। तो इसकी मैं आपको एक टेबल बनवा रहा हूं कि कौन कौन से 7 विपर्यासी लक्षण थे और उनके प्रभावी और अप्रभावी कारक कौन कौन से थे, ठीक है। तो 7 विपर्यासी लक्षण थे, तो ये क्रम संख्या डाल लो, ठीक है। आपको ऐसी ही टेबल बनानी है। पहला यहां पर लिख देते हैं हम पादप के लक्षण, ओके। इधर लिख देते हैं प्रभावी लक्षण और यहां लिख देते हैं हम अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, ठीक है। तो कौन कौन से पादप के लक्षण थे? पहला लक्षण था कि पादप की ऊंचाई, पादप की ऊंचाई, ठीक है। दूसरा लक्षण था पादप की स्थिति कैसी है, पादप की स्थिति। तीसरा लक्षण था जो परिपक्व फली है, परिपक्व जो फली बनती है उद्यान मटर के पादप में, फली की आकृति, ठीक है। चौथा जो लक्षण था वो था अपरिपक्व फली का रंग। पांचवा लक्षण था पुष्प का रंग, यानी कि जो फूल बनता है उसका रंग। छठवां लक्षण था बीज की आकृति। जो सातवां लक्षण था वो था बीज का रंग, ठीक है। तो मेंडल ने इन 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था, ठीक है। उद्यान मटर के 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था और इन लक्षणों में कौन सा लक्षण प्रभावी लक्षण होता है और कौन सा अप्रभावी लक्षण होता है उसको भी इन्होंने व्यक्त किया था, ठीक है। तो ये आपकी टेबल बन जाती है। आपको भी यही टेबल बनानी है और आपको इसी तरह से याद भी रखना है, ठीक है, कि मेंडल ने 7 विपर्यासी लक्षणों पर प्रयोग किए थे उद्यान मटर के पे। उद्यान मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पाइसम सैटाइवम। ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म हुआ था वो 1822 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1884 में। जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया देश में हुआ था, हेंजनडॉर्फ प्रांत में हुआ था और उनके गांव का नाम था सिलीसियन, ओके। 1842 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? दर्शन शास्त्र की उपाधि यानी कि डिग्री ली थी और 1843 ईस्वी में ये बरोन के एक चर्च में पादरी बन गए थे। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने 1856 से 1863 के बीच में क्या किए थे? उद्यान मटर पर प्रयोग किए थे। उसके बाद उन्होंने इनको शोध में छापा था, प्रकाशित करवाया था, ठीक है, और उन्होंने आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित किए थे। इन्हीं को क्या कहा जाता है? मेंडलवाद कहा जाता है और 1884 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये मैंने आपको वापस से रिवाइज करवा दिया, ठीक है। अपन वापस टॉपिक पे आते हैं कि जो पादप की ऊंचाई के जो प्रभावी लक्षण थे, तो प्रभावी लक्षण था लंबा यानी कि टॉल, और जो अप्रभावी लक्षण था वो था बोना, बोना यानी कि ड्वार्फ, ड्वार्फ, ठीक है। यानी कि पादप लंबा होगा या फिर बोना होगा। पादप की स्थिति या तो कक्षीय होगी मतलब एक्सियल, या फिर अग्रस्त होगी, इसको बोलते हैं टर्मिनल, ठीक है। जो परिपक्व फली की जो आकृति है, या तो फली फूली हुई होगी
फूली हुई, और या फिर जो फली है वो संकीर्णित होगी, ठीक है, पिचकी हुई होगी। और अपरिपक्व जो फली का रंग है वो प्रभावी लक्षण में तो होगा हरा, ठीक है, और अप्रभावी लक्षण में होगा, इसके बाद जो पुष्प का रंग होगा वो प्रभावी लक्षण में तो होगा बैंगनी यानी कि वॉयलेट, और अप्रभावी में होगा सफेद यानी कि व्हाइट, ठीक है। और जो बीज की आकृति है वो प्रभावी लक्षण में तो होगी गोलाकार यानी कि राउंड शेप की, ठीक है, और अप्रभावी में होगी झुर्रीदार, ओके। और जो बीज का रंग है वो प्रभावी लक्षण में तो होगा पीला और अप्रभावी लक्षण में होगा हरा यानी कि ग्रीन। तो मेंडल ने 7 विपर्यासी लक्षण जो प्रतिपादित किए थे वो ये लक्षण थे। पादप की ऊंचाई होगी, उसमें प्रभावी लक्षण होगा लंबा और अप्रभावी लक्षण होगा बौना। पादप की स्थिति में जो प्रभावी लक्षण होगा वो होगा कक्षीय और अप्रभावी लक्षण होगा अग्रस्त। और परिपक्व जो फली की आकृति है वो प्रभावी लक्षण में फूली हुई और अप्रभावी लक्षण में संकीर्णित होगी। और अपरिपक्व फली का रंग है वो प्रभावी लक्षण में होगा हरा और अप्रभावी लक्षण में होगा पीला। इसी तरह पुष्प का रंग होगा वो प्रभावी लक्षण में बैंगनी पाया जाएगा और अप्रभावी में सफेद पाया जाएगा। और जो बीज की आकृति है वो प्रभावी लक्षण में गोलाकार होगी और अप्रभावी लक्षण में झुर्रीदार होगी। और इसी तरह बीज का रंग है वो प्रभावी लक्षण में तो पीला होगा और अप्रभावी लक्षण में हरा होगा। इस तरह से मेंडल ने उद्यान मटर पर ये 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था और उन्हीं के आधार पर इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन करके आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था, ठीक है। तो मेंडल की मृत्यु के बाद, तो अब देखते हैं कि मेंडल की मृत्यु के बाद जो आनुवंशिकता के नियमों की पुनर्खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी। क्योंकि जब मेंडल जिंदा थे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है, उनकी आनुवंशिकता के नियमों को लोग जानते नहीं थे। लेकिन मेंडल की मृत्यु के बाद 3 वैज्ञानिक हुए थे, इन्होंने इनकी पुनः खोज की गई, यानी कि आनुवंशिकता के नियमों की पुनः खोज की गई और उन्होंने अध्ययन किया और लोगों के सामने उनको लाया गया, तभी मेंडल का नाम आया। इसी कारण ही मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, क्योंकि मेंडल ने ही सर्वप्रथम आनुवंशिकी के ऊपर प्रयोग किए थे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये मैं मिटा के आपको मैं उन वैज्ञानिकों का नाम बताता हूं कि जिन्होंने मेंडलवाद की पुनः खोज की थी, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि मेंडलवाद की पुनर्खोज, मेंडलवाद की पुनः खोज, ठीक है। तो मेंडलवाद की जो पुनः खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो मेंडल है उन्होंने आनुवंशिक के नियमों का प्रतिपादन तो कर दिया, उनको कोई वैल्यू नहीं मिल पाई और ना ही लोग उन नियमों को जान सके, ठीक है, ना ही उनका अध्ययन किया गया था। लेकिन मेंडल की मृत्यु के बाद करीब 35 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, करीब 35 वर्षों तक मेंडल के जो नियम थे, उन्होंने जो अध्ययन किया था, स्टडी की थी, वो क्या रहे, उपेक्षित रहे। यानी कि ना तो उन्हें सराहा गया, ना ही उनके ऊपर और कोई रिसर्च हुई, ना ही उनके नियमों को अपनाया गया, ना ही उनके नियमों को माना गया, ठीक है। तो लोग उनको भूल गए थे। लेकिन उनकी मृत्यु के 35 वर्ष बाद 3 वैज्ञानिक आए थे। तो हॉलैंड देश के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ह्यूगो डिब्रीज, ठीक है। ह्यूगो डिब्रीज नाम के वैज्ञानिक हुए थे हॉलैंड के। इसी प्रकार एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल कॉरेंस। और जैसे मेंडल ऑस्ट्रिया के थे, उसी तरह से एक ऑस्ट्रिया के ये वैज्ञानिक हुए थे, ऑस्ट्रिया के, जिनका नाम था एरिक बॉन शेरमक। तो इन्हीं तीनों वैज्ञानिकों के द्वारा इनके नियम थे उनको अलग अलग तरह से इनको पढ़ा गया। कैसे पढ़ा गया? अलग अलग तरीके से इनको पढ़ा गया और आगे इन्होंने रिसर्च की थी। तो इन्हीं वैज्ञानिकों ने, यानी कि हॉलैंड के ह्यूगो डिब्रीज, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक बॉन शेरमक के द्वारा ही जो मेंडलवाद की पुनः खोज की गई थी। यह खोज कब की गई थी? यह खोज की गई थी सन 1900 में। आज हम इतना ही रखते हैं आज की क्लास, ठीक है। अब बाद का है जो आगे मैं आपको कल बताऊंगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे आनुवांशिकी शब्दावली, यानी कि जो जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी होती है उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जीन क्या होते हैं, ठीक है, लक्षण प्रारूप क्या है, युग्म विकल्पी क्या होते हैं, सम युग्मनजी क्या होते हैं, विषम युग्मनजी क्या होते हैं। इसी के साथ साथ जो प्रभावी लक्षण क्या है, अप्रभावी लक्षण क्या होता है, कौन कौन सी पीढ़ियां होती हैं, ठीक है, कौन कौन से नियम है, यानी कि जो मेंडल द्वारा जो आनुवांशिकता के नियम दिए गए थे उनको देखेंगे आगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं और आज की क्लास की पीडीएफ आपको पता ही है कि पीडीएफ हमेशा क्लास के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
आपको मिल जाती है। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ में आपको बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको चैनल से लेटेस्ट अपडेट भी मिल जाती है। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि और बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और वो भी अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रख सकें। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से यानी कि जब भी सेशन हमारा स्टार्ट होता है, क्लास स्टार्ट होती है, शुरू से ही आप वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होते हैं वो लाइव क्लास को अटेंड कर सकें और वो भी अपनी स्टडी को आराम से घर बैठे पूरी कर पाएं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपन कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी घर बैठे आराम से अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए।